राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा रही है। महिला कल्याण विभाग की संविदा कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाले जाने के लिए अपर मुख्य सचिव कार्मिक द्वारा पत्र भेजे जाने के बाद भी प्रमुख सचिव महिला कल्याण के स्तर से कार्य नहीं लिए जाने के का निर्देश दिया जाना आश्चर्य का विषय है। JN तिवारी ने मुख्यमंत्री से अपील किया है कि महिला कल्याण विभाग की कर्मियों को शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। 5 महीने से उनके रुके मानदेय का भुगतान कराया जाए। समाज कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग के संविदा शिक्षकों को नियमित किए जाने आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय निर्धारित किए जाने, चिकित्सीय अवकाश एवं चाइल्ड केयर लीव प्रदान किए जाने की मांग भी शासन से पूरी कराई जाएगी। बैठक चल रही है समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो आसन पद्धति वाले लोग हैं, क्या है उद्देश्य? ये आज समाज कल्याण, जनजाति विकास, महिला कल्याण विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के जहां इकट्ठे हुए हैं और एक बैठक कर रहे हैं। ये बैठक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला जी ने बुलाया है। समाज कल्याण, जनजाति विकास, महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े हुए हैं और इनकी समस्याओं का समाधान कराना राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का नैतिक दायित्व है। आप जानते हैं कि संविदा कर्मचारियों का शोषण चरम पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विशेषकर समाज कल्याण विभाग और महिला कल्याण विभाग में संविदा कर्मियों की नौकरी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इनके जो नियंत्रक अधिकारी हैं, इनको जो स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, वो मनमानी करते हैं। अगर ये 5 मिनट 10 मिनट अपनी नौकरी पर लेट होते हैं, इनका क्रास लगा करके उस दिन 1 दिन का वेतन काट देते हैं। उनका ये कहना है कि संविदा कर्मचारी को हम कर्मचारी नहीं मानते हैं और दूसरी तरफ इनके प्रिंसिपल ये कहते हैं कि अगर इन्होंने अपनी आवाज उठाई तो कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के खिलाफ है। मुझे हंसी आ रही है ऐसे प्रिंसिपलों पर और सरकार पर जो ऐसे प्रधानाचार्यों को स्कूलों में तैनात किया है जिनको आचरण नियमावली 1956 के बारे में ज्ञान नहीं है। आचरण नियमावली 1956 सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है और अगर आचरण नियमावली 1956 हमारे संविदा कर्मचारी पर लागू हो रही है तो निश्चित रूप से हमारा संविदा कर्मचारी जो है वो सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली सारी सुविधाओं का हकदार है। आप दो तरह की बात कैसे कर सकते हो? इन समस्याओं को इनको मेडिकल लीव नहीं मिलती है, ये बीमार पड़ जाएं अस्पताल जाने के लिए इनको छुट्टी नहीं मिलती है। हमारे ये संविदा के जो फार्मासिस्ट हैं 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, परिसर छोड़ने की उनको इजाजत नहीं है। अगर उनके घर का कोई बीमार पड़ जाए तो वो अस्पताल नहीं जा सकते हैं। ये समस्या है। इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के आज ये इन विभागों के कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या इनके विनियमितीकरण की है। ये संविदा कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जिनको सरकार अपने पदों पर जो रिक्त पद हैं उनके खिलाफ नियुक्तियां निकालती है। उन नियुक्तियों पर चयन समिति बिठाती है और चयन समिति के माध्यम से इनका चयन होता है और इन कर्मचारियों को इनके पद के न्यूनतम वेतन का मूल वेतन मिल रहा है, इनको महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर आप उनको नियमित कर देते हैं जिसमें सरकार का 1 पैसे का अधिक कोई खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी सुविधाएं जो नियमित कर्मचारियों को मिल रही हैं, वेतन और महंगाई भत्ता आप इनको दे रहे हो, सिर्फ ये होना है कि इनकी सेवा सुरक्षित हो जाएगी। हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी तय करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी 1 साल पहले ले चुके हैं, लेकिन विभाग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग और श्रम विभाग, ये दोनों विभाग उस पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। अभी तक उनके न्यूनतम वेतन का निर्धारण नहीं हुआ है। 11 जून को जब माननीय मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तिवारी जी मैं इससे पहले निर्णय ले चुका हूं और इस पर आदेश क्यों नहीं हुआ मैं इसको पता करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगली कैबिनेट या इस महीने के अंत तक जो कैबिनेट होने वाली उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का ये न्यूनतम मजदूरी जरूर तय करा दें। अगर विनियमितीकरण और न्यूनतम मजदूरी, इनका चिकित्सा अवकाश और महिलाओं के लिए जो इनका चाइल्ड केयर लीव है, इन पर निर्णय नहीं होता है तो आज आप देख रहे हैं कि अरुणा जी की एक आवाज पर सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। ये कहीं ऐसा ना हो कि ज्वालामुखी बन करके आगे फूट जाए और आने वाले 2-3 महीनों में एक बड़ा आंदोलन का रूप ले ले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस पर ध्यान दें और संविदा कर्मचारियों की बेहतरी के लिए वो शासन कर सकता है,
ये बात सही है, उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को कुछ बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं अन्य प्रदेशों के मुकाबले में, लेकिन अभी भी इनको इनकी सेवा शर्तों में सुधार की आवश्यकता है। आखिर वो कारण क्या है कि 1991 तक के लोग 1996 में 1998 में नियमित किए गए, 2001 तक के लोग 2016 में नियमित किए गए, अब 2001 से 2024 तक 23 साल में कोई विनियमितीकरण का आदेश ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों? 23 साल तक विनियमितीकरण के आदेश से वंचित रहने वाले संविदा कर्मियों का परिवार कैसे चलेगा? और उस पर भी विभागों में संविदा कर्मियों को अधिकारी निकाल नौकरी से बाहर कर देते हैं। एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से निकालने का मतलब ये होता है कि आप उस संविदा कर्मचारी को नहीं निकाल रहे हो, बल्कि उसके पूरे परिवार को आप यातना दे रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति सहृदय हैं, रचनात्मक भावना रखते हैं, मैं उनका आभारी हूं, लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से सरकार के स्मूथ चलने में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि जो सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वो आम जनता तक तो मिले, कर्मचारियों के लिए भी जो सुविधाएं हैं उनको मिल सकें। आज की ये बैठक इसीलिए थी और इसमें हम लोग सरकार को 3 महीने का ये समय देना चाहते हैं। 3 महीने के बाद फिर ये संविदा कर्मी अगर सड़क पर आते हैं तो उसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। सर, इस संबंध में आपकी वार्ता भी हो चुकी है मुख्यमंत्री जी से, दोबारा जब वार्ता होगी तो क्या आप ये मुद्दा उठाएंगे? ये मुद्दा मैं बार बार उठाऊंगा, बार बार उठाता रहा हूं। 11 जून को मैंने उठाया है, मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा है कि ये क्यों नहीं हुआ, मैं इसको दिखवाता हूं। तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और भी व्यस्तताएं हैं, इसलिए मैं महीने 2 महीने इसका इंतजार करूंगा। उसके बाद इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे अवसर मिलेगा, मैं पुनः इस मुद्दे को उठाऊंगा। ठीक है सर, धन्यवाद।